बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने चैनल हर्बल टिप्स में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हमने अपने पिछले क्लिप में कुछ मालूमाती चीज़ें आपके साथ शेयर की ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और चूँकि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो मैं ये दूसरा क्लिप जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर पे, जिसे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं, किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को, हमें कौन से ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। नाज़रीन, इसमें अगर तो पेशेंट अर्ली स्टेजेस पे अपने आप को खुद डायग्नोज कर लेता है, उसके लेबॉरेटरी टेस्ट के अंदर डायग्नोज हो जाता है, तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर इस बीमारी को बहुत आसानी के साथ ट्रीट किया जा सकता है। उसके लिए किसी कीमोथेरेपी की, उसके लिए किसी सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पेश आती। और अर्ली स्टेजेस के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की जितनी भी टाइप्स हैं, सबका ट्रीटमेंट ईज़िली पॉसिबल है, और हर्बल ट्रीटमेंट्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर उसके बेहतरीन ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। और मैंने अब तक जो ऑब्ज़र्वेशंस मेरी जो हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए 7-8 साल में, मैं आपसे शेयर करूं कि वो पेशेंट जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर मेरे पास आ गए, ज़्यादा रिस्की स्टेटस पे नहीं आए, 6 to 10 मंथ में वो पेशेंट जो हैं वो ट्रीट हुए, कम्प्लीटली रिकवर हुए, उनके क्लिनिकल टेस्ट नॉर्मल आए और वो पेशेंट रिकवर होकर चली गई मेरे पास से। और उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनको मैंने अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, 5-5, 6-6 साल गुजर चुके हैं ट्रीटमेंट हुए, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की कि उनमें दोबारा डिज़ीज़ की अपीयरेंस आज तक देखने में मुझे नहीं नज़र आई। तो वो पेशेंट जो अपने आप को निगलेक्ट करती रहती हैं, अपने आप को जो है वो नज़रअंदाज करती हैं, यानी तकलीफ़ हो रही है, सब कुछ फ़ील हो रहा है, लेकिन शेयर करने में शाय फील करते हुए वो वक्त जो कीमती तरीन वक्त है उनके ट्रीटमेंट का, उनके बच जाने का, उसे सिर्फ इस बेस पर गवा दिया जाता है कि मैं कैसे बात करूं, मैं किससे बात करूं, मुझे ऑब्जर्वेशन इसकी करवाना पड़ेगी, मुझे टेस्ट करवाना पड़ेंगे, मुझे ओपन होना पड़ेगा। देखिए, बीमारी की गर्ज से एक इंसान जब अपने मुआलिज के सामने ओपन होता है, तो वो मुआलिज के लिए तो पूरी बॉडी एक जैसी है। उसको तो किसी भी जगह प्रॉब्लम आ रही है तो मुआलिज ने तो उस जगह को मुआयना करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है और आपकी उस बीमारी के हवाले से आपको ट्रीट कर देना है। ये बात दुरुस्त है कि ख़वातीन के अंदर एक फितरती एक जो शर्मो हया है, जिसकी बिना पर वो इस चीज़ से अवॉइड करती रहती हैं, लेकिन ये अवॉइडेंस फिर उनकी मौत का सबब भी तो बनती है। इसलिए इस अवॉइडेंस को मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर एजुकेशन अब हमारे मुल्क में आ चुकी है, ख़वातीन माशाल्लाह एजुकेटेड हो चुकी हैं, मेरा ये ख्याल है कि अब ये अवॉइडेंस नहीं होनी चाहिए। अब ये जो तकलीफ़ है इसके बारे में इस कदर आगाही भी आप लोगों को मिल चुकी है और मिल रही है कि आप अर्ली स्टेजेस पे अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बचती है, आपके जिस्म की किसी किस्म की जो है वो सर्जरी नहीं होती, और आप मुकम्मल तौर पे एक नॉर्मल ज़िंदगी कंटिन्यू कर लेती हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए नहीं ऐसा होता, और ऐसा हो रहा है अभी भी, बहुत सारी ख़वातीन अभी भी अर्ली स्टेजेस पे ख़ुद को दबाती हैं, छुपाती हैं, इग्नोर करती हैं, नतीजा ये बीमारी सीरियस लेवल पे चली जाती है, जो है वो लास्ट स्टेजेस की तरफ चली जाती है, कैटेगराइज हो जाती है उस लेवल पे कि इसमें हॉस्पिटल्स जो हैं वो कीमोथेरेपी और सर्जरी डायग्नोज कर देते हैं कि जी अब ये सजेस्ट कर दी है, अब यही करना है। अच्छा, अब देखें, कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। जितने भी लोग मैंने अब तक देखे, फर्स्ट सर्जरी मतलब सपोज किसी का राइट साइड अफेक्ट हुआ है ब्रेस्ट की, तो उसको रिमूव कर दिया गया कीमोथेरेपी के बाद, तो मैक्सिमम 1 to 2 ईयर के अंदर दूसरी ब्रेस्ट में भी उसका अफेक्ट आया, रिमूव कर दी गई। अच्छा, किसी खातून की मैंने देखा है वो दोनों ब्रेस्ट रिमूव हैं, तो अब कुछ 2-4 साल गुजरने के बाद वो मवाद जो है, कार्सिनोमा वायरस जो है, उसका जो मैटर है वो लंग्स में अपीयर हो गया, वो लीवर में अपीयर हो गया, वो मोहरों में अपीयर हो गया, तो उसने खातून को दोबारा डैमेज करना शुरू कर दिया। तो मैंने जो चीज़ देखी कि सर्जरीज़ और कीमोथेरेपीज़ के बाद आई थिंक कुछ 10 to 15% लोग होंगे जो एक लंबी उम्र पाते होंगे या सरवाइव कर जाते होंगे। अदरवाइज़ 80-85% लोग वो हैं कि जो चंद सालों के अंदर अंदर दोबारा इसके अटैक का शिकार होते हैं और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो डेथ की तरफ चले जाते हैं।
इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने अर्ली स्टेजेस के ऊपर भी ट्रीट किया हर्बल मेडिसिन के साथ, हर्ब्स के साथ, और अल्लाह के फजल करम से मैंने 6 to 10 मंथ के अंदर अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स लिए। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए कि जिन्हें हॉस्पिटल्स ये कहकर रिफ्यूज़ कर चुके थे कि ये पेशेंट जो हैं ये 50 अबव हो चुके हैं, 50 ईयर अबव एज हो चुकी है, डायबिटिक हैं, ज़्यादा सीरियस स्टेटस पे आ चुके हैं, तो रिमूवल कर भी दें तो इनके सर्वाइव करने की जो गारंटी है वो 1% भी नहीं है। तो वो पेशेंट रिमूवल की तरफ नहीं गए, मेरे तरफ आ गए और मैंने ट्रीट किया। इवन डायबिटिक कैंसर पेशेंट भी मेरे पास आए, मैंने ट्रीट किया। तो जो सीरियस स्टेजेस के ऊपर आए, मैंने 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया। मैंने क्या क्लियर किया, मैंने जद्दोजहद की, कोशिश की विद गुड इंटेंशंस, अच्छी नीयत के साथ, और मेरे रब ने ये रहमत की और करम किया कि वो पेशेंट शिफा याब होकर अल्लाह पाक के फजल और करम से चले गए। तो तकरीबन 8 साल मुझे हो गए इस डिज़ीज़ के साथ जो है वो नबर्द आज़मा होते हुए, लड़ते हुए, और अल्लाह पाक ने मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रखी। जो लोग आ गए यकीनन अल्लाह ताला ने उन पर करम किया, फजल किया और मेरी इज़्ज़त रही। और बाज़ लोग रिलाई नहीं कर पाते, वो हर्ब्स को समझते हैं, नहीं हकीम नहीं जानते कैंसर के बारे में। देखिए एक बात याद रखिए, इल्म एक ऐसी चीज़ है जिस पर अल्लाह करीम ने किसी कौम के दरवाजे बंद नहीं किए, किसी ग्रोह के दरवाजे बंद नहीं किए। बा इल्म एक तबीब भी हो सकता है और जाहल एक MBBS डॉक्टर भी हो सकता है। इसी तरह जोहला अतिबा के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और होमियो के अंदर भी हो सकते हैं और डॉक्टर्स के अंदर भी हो सकते हैं। और जहालत का ताल्लुक इल्म से दूरी के ऊपर है। अगर कोई डॉक्टर बन जाता है लेकिन वो स्टडीज़ नहीं मुसलसल अपनी जारी रखता, वो अपनी रिसर्च के ऊपर तवज्जो नहीं देता, या वो डॉक्टर ही इस तरह बनता है कि जस्ट वो डिग्री लेने के लिए स्टडी करता है और उसके बाद उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, तो ऐसे लोग मुआलजीन में शुमार नहीं किए जाने चाहिए। मतलब वो डिग्री होल्डर हैं लेकिन वो ट्रीट नहीं कर पाते उस तरीके से। तो मैंने इस बीमारी के ऊपर एक लंबा अरसा स्टडीज़ भी की, ऑब्जर्वेशंस भी रखी, बहुत कुछ जो है इसके अंदर कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जितने भी टेस्ट होते हैं, मीमोग्राफी होती है, BUSG होती है सोनोग्राफी, इसके बाद CA 1 to 5 है, CBC की रिपोर्ट्स हैं, तो मतलब इसके जितने भी क्लिनिकल टेस्ट हैं मैं उन्हें स्टडी करता हूँ, मैं पेशेंट्स को अच्छे तरीके से इसमें काउंसलिंग करता हूँ। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन की, कैंसर हो या आपका कोई भी बॉडी के अंदर ऐसा डिजीज़ हो कि जो बॉडी को तेज़ी से डैमेज कर रहा हो, आपको मौत की तरफ ले जा रहा हो, और अर्ली स्टेजेस हों या लास्ट स्टेजेस हों, अगर उस बीमारी का इलाज किसी ऐसे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से किया जाए जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी तबाह करके रख दे, तो मैं समझता हूँ कि वो तरीका इलाज जो कुव्वत मुदाफ़ियत को तबाह करके रख देगा, वो आपको अगर शिफायाब कर भी देता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ है, जिसे आप इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसे हमारी तिब्बे यूनानी कहती है कि इंसान बीमारी के साथ लड़ता है, इंसानी जिस्म बीमारी के साथ लड़ता है कुव्वत मुदब्बराए बदन के साथ। ये कुव्वत मुदब्बराए बदन ही आज की इस दौर में इम्यूनिटी के नाम से मौसूम की जाती है, हम इसको कुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं। जो भी ट्रीटमेंट किसी बीमारी के अंदर उस बीमारी को तो ट्रीट कर रहा है लेकिन कुव्वत मुदाफ़ियत का भी सफाया कर देता है, कुव्वत मुदाफ़ियत को भी डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो मैं नहीं समझता कि वो ट्रीटमेंट उस बीमारी का सही ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट नहीं है मेरी नज़र में। ट्रीटमेंट कामयाब वो है जो किसी भी बीमारी के अंदर आपके जिस्म के अंदर मौजूद कुव्वत मुदाफ़ियत को ऊपर की तरफ लेकर जाए, बूस्ट अप करे, इतना मजबूत कर दे आपके जिस्म की मुदाफ़ियत को कि वो मुदाफ़ियत की कुव्वत बॉडी के अंदर पैदा होने वाले कैंसर से, बॉडी के अंदर पैदा होने वाली वायरल डिजीज़ से, एक्टिविटीज़ से लड़ना शुरू कर दे। तब आप जो है वो फतहयाब होते हैं इस लड़ाई में, तब आप ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं। तो हर्बल ट्रीटमेंट्स के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी अप करते हैं। अब हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं क्या, देखें अब कैंसर के तमाम पेशेंट्स को मीडिया भी डायग्नोज करता है, सब लोग ये डायग्नोज करते हैं जी इंजीर खाएं ये कैंसर में मौसर है जी, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल इस्तेमाल करें जी कैंसर में मौसर है। अब हल्दी की भी बात करने लगे हैं जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं। तो ये क्या है, इंजीर क्या है, ये हर्ब नहीं है, ये एलोपैथिक मेडिसिन है। हर वो चीज़ जो अल्लाह करीम ने ज़मीन से पैदा की और इंसान ने उसको खाया वो हर्ब है। गंदम हर्ब है, चावल हर्ब है, धनिया हर्ब है, पुदीना हर्ब है, अजवाइन हम उसको हर्ब ही कहते हैं।
तो अब कोई ये कह दे नहीं नहीं मैं तो हर्ब्स को नहीं मानता, तो फिर रोटी क्यों खाते हो, दालें क्यों खाते हो, सब्जियां क्यों खाते हो, छोड़ दो भी खाना, नहीं मानते तो खाते क्यों। ये तो ऐसा ही है कि आप अल्लाह को मानते भी नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं, यानी मुनाफकत कर रहे हैं आप अपने आप के साथ, अपने आप के साथ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे आप। तो हर्बल ट्रीटमेंट्स के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है नाजरीन कि ये ट्रीटमेंट्स आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बूस्टअप करते हैं, मजबूत करते हैं, जो कार्सिनोमा डेवलप होता है आपकी ब्रेस्ट के अंदर उसको भी ये हिट करते हैं और उसके अंदर भी आपको क्लियर करते हैं क्या हर्बल ट्रीटमेंट्स। मेरे बहुत सारे कुलीग्स, जिसमें मेरे एक बड़े मोहतरम दोस्त जिनका फ़ैन हूँ मैं, मतलब कह लीजिए मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर अजमत मुजीद, मीडिया के ऊपर आप लोगों ने उनको बहुत सुना भी होगा, तो मैं तो उनको कह लें मैं तो उनको फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखिए वो क्या बताते हैं, वो यही चीज़ें बताते हैं ना कि आप पाम एस ऑलिव ऑयल लें, आप जैतून का पत्ता लें, उसको क्रश करके उसको इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, दारचीनी का इस्तेमाल करें, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, आप इंजीर का इस्तेमाल करें, एप्पल के अंदर जो सीड्स हैं उसका इस्तेमाल करें। फिर मैं उन्हीं की बात को सेकंड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं ही कोई नॉलेजफुल आदमी हूँ, नहीं, मेरे तो नाजरीन के अंदर माशाल्लाह बड़े बड़े बाइलम लोग हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं कि हकीम साहब ऐसे नहीं ऐसे, और ऐसे लोग मेरे मोहसिन हैं, मैं उनका एहसानमंद हूँ। इसी तरह डॉक्टर साहब ने चीज़ भी टीवी के ऊपर शेयर की किसी चैनल पे कि जो खुबानी के अंदर बादाम है उसकी जो गिरी है वो अगर कड़वी निकला है तो समझें आपको अल्लाह करीम ने एक बहुत बड़ी रहमत से नवाज दिया, उसको खा जाएं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हर्ब्स ही हैं, खुबानी हर्ब ही है, हम हर ज़मीन से उगने वाली चीज़ को हर्ब बोलते हैं। तो ज़रा सोचकर आप अपना जो है ये नज़रिया कायम करें कि मैं हर्ब्स को नहीं मानती, मैं हर्ब्स को नहीं मानता, मैं हिकमत को नहीं मानती, मैं हिकमत को नहीं मानता। हिकमत को जो नहीं मानता तो वो कुरान को कैसे मानता है। अल्लाह करीम ने कुरान में हिकमत ही तो आपको दी है, उसे किताबुल हिकमा भी कहा गया है। तो हिकमत को डिनाई करने से पहले थोड़ा मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, सोच कर बोलिए, क्योंकि हम बोलते वक्त तो बाज़ औक़ात अल्लाह पाक को भी माफ़ नहीं करते, हम उसकी बारगाह में भी ऐसी ऐसी गुस्साखियाँ कर जाते हैं। मैं अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ, सॉरी कि मैं थोड़ा इमोशनल होकर आपसे ये बात कर गया। तो इस बीमारी के अंदर बेहतरीन ट्रीटमेंट्स हर्ब्स के अंदर मौजूद है, अर्ली स्टेजेस पे शॉर्ट हैं, जल्दी रिकवरी देते हैं, ज़्यादा सीरियस स्टेजेस के ऊपर आप आ जाएंगे तब भी हर्बल ट्रीटमेंट्स ऐसे मौजूद हैं कि जिनसे आप रिमूवल से बच सकते हैं, आप कीमोथेरेपी से भी बच सकते हैं, आपकी जो लेट डाउन हो रही है हेल्थ तेज़ी के साथ वो भी वापस बैक हो जाती है। तो आप अल्लाह के वास्ते रिमूवल करवाने से पहले इस हिस्से को सर्जरी से गुजारने से पहले किसी अच्छे तबीब, किसी अच्छे मुआलिज से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। हाँ, अगर फिर भी आपको मतलब नहीं कोई रास्ता मिलता, आप नहीं जाना चाहते, तो फिर अल्लाह के सुपुर्द है, मैं फिर भी यही दुआ गो हूँ कि आप जिस भी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अल्लाह करीम आपको शिफा याब करे। और ये चंद चीज़ें जिनका मैंने तज़किरा किया कि खुबानी के अंदर जो गिरी मौजूद है इसका इस्तेमाल, पाम एस ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं, पाम एस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ख़ास करके मैं अच्छा आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कैंसर पेशेंट्स के लिए एक चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑलिव ऑयल ले लें आप हाफ लीटर, और आप ले लें 60 ग्राम साबुत हल्दी और उसको हल्का हल्का कूट लें, कूट के इस ऑलिव ऑयल में डाल के हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दें और इतना पकाएं कि हल्दी जल जाए। अब आप इस ऑयल को जो है ना वो पुन लें, छान लें और इस ऑयल को संभाल लें। तीनों टाइम खाने के फ़ौरन बाद आप आधा कप तेज़ गर्म पानी में 20 से 25 कतरे इस ऑयल के गिराएं और इसको सिप करें। आप इसके रिजल्ट्स देखें और हर टाइप के कैंसर पर, ब्रेस्ट की जो 5 to 6 टाइप्स हैं कैंसर की, ये हर टाइप पे इफेक्ट करेगा, हर टाइप पे। इसी तरह इंजीर का इस्तेमाल करें, मुदाफ़ियत आपकी तेज़ी से बूस्टअप होगी। खजूर का इस्तेमाल करें, तेज़ी से मुदाफ़ियत बूस्टअप होगी। एलोवेरा का इस्तेमाल करें, मुदाफ़ियत आपकी तेज़ी से बूस्टअप होगी। और कैंसर पेशेंट शुगर केन, गन्ने के जूस का इस्तेमाल करें। उसके बाद ग्रीन टी इस्तेमाल करें। ग्रीन टी वो नहीं जो यूँ डिप करने वाली है, जो ग्रीन टी नेचुरल है, आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बूस्टअप होगी। अपनी डाइट को बहुत रिच रखें। वाइट राइस जो शेलर राइस है इसको अवॉइड करें, पोल्ट्री को अवॉइड करें, वाइट शुगर को अवॉइड करें, हार्मोनल टैबलेट्स को कभी टच ना करें, तो आप बहुत जल्द इस बीमारी से निजात पाते हैं। और हर्ब्स के अंदर इसके ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें भी एक गुजारिश ज़रूर करूँगा। गूगल पर लोग सर्च करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने सर्च किया जी एंटी कैंसर मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी है, गूगल ने आपको एक हर्ब का नाम बता दिया टॉप पे जी, फिगोनिया एकार्टिका, जिसे हम धमासा भी बोलते हैं।
तबीबी बाज़ का धमासा ही दे देते हैं पीस कर और कहते हैं खा लो। अब देखें, आप जैसे ही इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोगों को ये एलर्जी करती है, इरिटेट करती है, चेहरा स्वेल होने लगता है, जिस्म के अंदर नेगेटिव रिएक्ट्स पैदा होने लगते हैं। तो ये अकेली जड़ी बूटी मोस्टली इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, बल्कि इसके साथ क्रॉस मैच होते हैं। बिल्कुल उसी तरह कि देखें, जैसे आप गंदम को डायरेक्टली ईट नहीं करते, आप पहले उसे ग्राइंड करते हैं, फिर पानी की या मेज़श से गूंदते हैं। तो पहले गंदम का आटा बना, आटे के साथ पानी टच हुआ, आटे और पानी के साथ उसके बाद आग टच हुई, तो 3 एलिमेंट्स ने मिलकर रोटी बनाई और अब आप उसको खा रहे हैं। तो क्रॉस मैचेस हैं। फिर आप रोटी सूखी मोस्टली नहीं खाते, आप उसके साथ सालन खाते हैं। तो सालन में क्या आप एक चीज़ ले रहे होते हैं? अगर आपने चने की दाल ली है तो उस चने की दाल में आपने लहसुन भी डाला है, अदरक भी डाला है, प्याज भी डाला है, मिर्च भी डाली, नमक भी डाला। ये सब क्या है? नमक, मिर्च, ये सब कुछ क्या है? हर्ब्स। मिर्चें हर्ब्स हैं, दाल हर्ब है, जितनी चीज़ें हैं आपने ये जो डाली ये हर्ब्स हैं। तो आपने सालन का भी एक कम्बिनेशन बनाया। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट्स जो हैं उसके अंदर कोई एक बूटी इंडिविजुअली आप इस्तेमाल करेंगे तो वो रिजल्ट्स नहीं है उसके अंदर, बल्कि जो तबीब इस डिजीज़ को समझता है वो एक क्रॉस मैच करके एक बाकायदा एक कंपाउंड बनाएगा, एक कंपोजिशन बनाएगा, जिसमें वो आपकी ब्रेस्ट की टाइप को, कैंसर की टाइप को भी मलहूज़े खातर रखेगा, स्टेटस को भी जहन में रखेगा कि आप इस वक्त किस स्टेटस पर आ चुके हैं तो देना क्या है, प्लस आपकी एज फैक्टर को जहन में रखेगा। फिर वो ये देखेगा आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या नहीं हैं, आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो तबीब इसको ट्रीट करेगा सक्सेसफुल वो होगा। जस्ट पैसे कमाने के लालच में कोई तबीब 4 जड़ी बूटियां जो हैं वो नेट से सर्च करे और खिलानी शुरू कर दे और उसको ये सेंस ना हो कि उसको डील कैसे करना है बॉडी को, तो वो आपको ठीक करने की बजाय आपका बेड़ा गर्क कर देगा। और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि फिर वही इमेज आप लोगों का बन जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, हिकमत की तरफ तो नहीं जाना, हिकमत तो बर्बाद कर देती है, हिकमत तो मार देती है, हकीम तो होते ही डफर है। तो डफर लोगों में अल्लाह करीम ने ऐसे लोग भी रखे हैं जो डफर नहीं है, जो वाकईतन इंसानियत का दर्द रखते हैं, जो बॉडी की एनाटॉमिकल एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझते हैं, उन्हें पता है बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो पैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पूरी रखते हैं। तो जब आप एक सही तबीब की तरफ रुजू करेंगे जो इस बीमारी के बारे में पूरी आगाही रखता हो, तो यकीनन आप शिफा याब होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे इस क्लिप से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और जहां कहीं कोई बात आपको मेरी ऐसी लगे कि जिसको आप समझें कि मैंने गलत बात की, तो आपको ये हक हासिल है कि आप मेरी इस्लाह फरमाएं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। ये काम जो भी आप में से करेगा वो मेरा मोहसिन होगा, वो मेरा उस्ताद होगा। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम मुझे आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओं को इस मूजी मर्ज से महफूज रखे और जो मुब्तला हैं उन्हें शिफा याब करे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।